नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रणभेरी में सबसे पहले बात करेंगे कि 2022 में किसका होगा पंजाब, लेकिन उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। पे मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जी, हमारे दिल्ली के शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स, बच्चे, और आज लगभग 240 स्कूलों में ये कार्यक्रम एक साथ देखा जा रहा है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर आने लगेंगे। जैसा भी शिक्षा मंत्री जी ने बताया, इस साल 3,70,000 बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़ के, वहाँ से नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखवाया, एडमिशन लिया है। इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आ रही है। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था, बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए हैं। ये भी अपने आप में हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है उसमें एक अजूबा ही माना जाएगा। नहीं तो हम देखते हैं कि कोई भी स्कूल, अस्पताल, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो है वो हर चुनाव के पहले फोड़ा जाता है नारियल, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं, और फिर अगले चुनाव में फिर नारियल फोड़ते हैं। बनता कभी नहीं है। हमारे यहाँ अगले चुनाव के पहले ही बना देते हैं। जितने काम शुरू करते हैं वो सारे काम जो हैं वो टाइम के पहले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज दिल्ली के सारे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के लोगों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े स्तर पे आप सोच के देखो, 12,430 क्लासरूम का क्या मतलब है। अगर एक नया स्कूल बनता है 10वीं क्लास तक का, उसमें कितने कमरे होते होंगे? 20, 30, 40, 50 भी बहुत है। तो अगर हम 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। और इन स्कूलों में शानदार लेबोरेटरी, शानदार मल्टीपर्पज हॉल, और इनमें कई कमरे ऐसे हैं जो डिजिटल कमरे हैं, डिजिटल क्लासरूम है, उनके बोर्ड वगैरह डिजिटल हैं, जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलते। वो आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। यहां आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर अपने स्कूलों की तारीफ करते हुए यहां पर नजर आए हैं और कई नए स्कूल बनकर यहां पर तैयार हो चुके हैं। और अब सीधा आपको पीलीभीत लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं।
और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है पीलीभीत से, जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। पीलीभीत के पूरनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा आयोजित की गई है और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो पीलीभीत के पूरनपुर में होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंच से हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे कि 2022 में किसका होगा पंजाब। जी हां, पंजाब में विधानसभा चुनावों की वोटिंग में सिर्फ कुछ समय बचा है और इस बार पहला मौका है जब दो दलों या फिर गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने के बजाय पंजाब की सियासी लड़ाई अब बहुआयामी बन चुकी है। 17 की बात करें तो 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई और पंजाब की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया, लेकिन इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग खेमे में है। तो वहीं पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और इस बार तो किसान आंदोलन से निकली पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा भी चुनावी मैदान में है। तो मामला पंजाब में अब बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और इस बार पंजाब में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्या इतिहास दोहरा सकता है पंजाब? ये सवाल लगातार पंजाब में उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको हम पंजाब चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताएंगे, जहां पंजाब में 20 फरवरी यानी कि कल विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब के चुनावी समीकरण को समझने के लिए एक नजर इन खास ग्राफिक्स पर डालिए। तो 1969 के चुनाव की तरह इस बार भी पंजाब में सियासी जंग छिड़ी हुई है। पंजाब का चुनावी इतिहास आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक दो दलों के बीच में सिमटी रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद खास नजर आ रहा है क्योंकि अब त्रिकोणीय से भी बड़ा मुकाबला। और अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच में हमेशा ही ये सियासी जंग छिड़ती थी, लेकिन अब पंजाब में मुकाबला बहुआयामी नजर आ रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई पंजाब की सत्ता पर हमेशा ही काबिज रहा है। ये पंजाब का चुनावी इतिहास आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 2017 के चुनाव में आपने यहां पर किस्मत आजमाई थी, यानी आम आदमी पार्टी 2017 में ही पंजाब में चुनावी रण में उतर चुकी है और अब पंजाब की लड़ाई को आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया है। तो पंजाब का चुनावी इतिहास बेहद अहम रहा है, लेकिन इस बार के समीकरण एक अलग अंदाज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग अलग खेमे में हैं और यही वो बड़ी बातें हैं जो पंजाब के चुनाव को और दिलचस्प बनाती हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, जिसके चलते पंजाब का चुनावी रण बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन से निकली पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा भी इस बार चुनावी रण में है, जो पंजाब के चुनावी रण को और खास बना रहा है। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और 2017 के नतीजे और वोट शेयर की अगर बात की जाए तो वो भी बेहद खास रहे थे। 2017 में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां पर सरकार बनाई थी, यानी 2017 में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह सत्ता में आए और कांग्रेस ने इन 117 सीटों में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। ये 2017 के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं अकाली दल 2017 के चुनाव में मात्र 15 सीटें ही जीत पाई थी, यानी महज 15 सीटें अकाली दल के हिस्से में आई थी और हार के बावजूद शिरोमणि अकाली दल का जो वोट शेयर था वो 25.24% रहा था, यानी वोट प्रतिशत बढ़ा था और 20 सीटें जीत आम आदमी पार्टी यहां पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, यानी आम आदमी पार्टी 20 सीटें वहां पर जीती थी। और 17 के चुनावों में आपने 23.72% वोट शेयर यहां पर हासिल किया था। तो 17 में यह वोट प्रतिशत था आम आदमी पार्टी का और 1959 के चुनाव की तरह ही इस बार भी पंजाब में सियासी जंग है। और अब हम पंजाब के चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पंजाब से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, 2022 में किसका होगा पंजाब, यही सवाल। अगर बात की जाए 2022 में किसका होगा पंजाब, तो पंजाब के अंदर आज जो मुकाबला हो त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइंट हो पीएलसी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त लोकदल, वही
दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ है, तीसरी बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, और आज चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी। चारों का जो एक कह लीजिए आपस में जो रणनीति है, आपस में जो भिड़ंत है, वो देखने लायक होगी। किसका होगा यह तो शायद आने वाले 10 मार्च की बता पाएंगे, परंतु इतना जरूर है हर पार्टी अपना दावा कर रही है। अगर बात करें सर्वे की तो आम आदमी पार्टी ने सर्वे देख किया है, और उन्होंने भी सर्वे किया था, उसमें आम आदमी पार्टी की लहर दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल की, तो खुद जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, वो कहते हैं जी हम 67 सीटें से ऊपर जीत रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने % बहुमत के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो देखने लायक भी है। किसकी सरकार हो कि 10 मार्च के कोई फाइनल हो पाएगा, इतना जरूर है कि हर पार्टी के अपने काम जरूर पेश किया। जी बिल्कुल विनोद जी, यानी पूरी तस्वीर 10 मार्च को स्पष्ट होगी। हर एक दल अपनी सत्ता में वापसी की बातें कर रहा है, दावे कर रहा है, लेकिन विनोद जी इस बार का जो समीकरण है पंजाब का, वो पूरी तरह से बहुआयामी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन से जो उपजी पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी इस बार और मजबूती के साथ में है। 17 के चुनाव में ही वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन इस बार क्योंकि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग खेमे में है, तो इसका क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा पंजाब में उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन था 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन किया, वहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया। तो कहीं ना कहीं इस बार पंजाब के अंदर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कितना रुख है, कितनी लोगों के अंदर चाह है, वो स्पष्ट हो जाएगी। और 2024 में कुल मिलाकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को नहीं, 2024 के चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं किस तरह से किसान आंदोलन रहा है, किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी को फायदा होता नहीं मिल रहा है। वो यही कारण है कि सर्वे भी हो रहे हैं, सर्वे के अनुसार लोग की जो डिमांड है कि हवा की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ जो फेवर जाता मिल रहा है। परंतु बीजेपी की स्पष्ट बात है कि बीजेपी इस बार स्पष्ट हो जाएगी कि 2022-24 में किस तरह का उनका जो चाहे वो MP के चुनाव जो होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, कितना नहीं। बिल्कुल, यानी अभी जो जनता का मूड है वो मिला जुला नजर आ रहा है। लेकिन विनोद जी, हम लगातार देख रहे हैं अभी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी जब पंजाब के दौरे पर पहुंची तो वो पंजाबियत की बात यहां पर करती हुई नजर आई, और साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर के लोग पंजाब की पंजाबियत को क्या समझेंगे, क्योंकि मेरी ससुराल पंजाब से है, मैं पंजाबी हूं, इस वजह से मैं यहाँ को बेहतर समझ सकती हूँ। तो क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ही पंजाबियत को समझने में कामयाब होने वाली है? पंजाब के अंदर कांग्रेस की बात करें, ठीक है, 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगुवाई में चुनाव लड़ा था और शायद भारी बहुमत से जीती भी थी। परंतु इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ 111 दिन का कांग्रेस अपने आप को समेटे नजर आ रही है। वो 111 दिन का ब्यौरा दिखा रहे कि मैं 111 दिन में क्या किया। तो वही जब बात करते प्रियंका गांधी की, उत्तर प्रदेश में जाती तो उत्तर प्रदेश की बेटी भी बनती है, उत्तर प्रदेश की बहू भी बनती है, और पंजाब में आती है तो पंजाब के अंदर वो पंजाब की बहू बनती है। और जो बयानबाजी प्रियंका गांधी के सामने चरणजीत सिंह चन्नी करते कि बाहरी लोगों को बढ़न नहीं देंगे, मतलब घुसने नहीं देंगे यूपी बिहार के भैया को, तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है कांग्रेस को पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उठाना पड़ेगा, तो उठाना पड़ रहा है। क्योंकि हमने कल एक रात शहबाज की रैली थी, उन्होंने देखी थी बीजेपी की जो रैली थी, उसके अंदर यूपी बिहार के जो लोग थे। बिल्कुल विनोद जी, यानी आने वाले वक्त के साथ में ये स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार पंजाब किसका होने को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब का चुनावी इतिहास आपको हमने बताया, क्योंकि इस बार पंजाब का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय ही नहीं बल्कि बहुआयामी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार के समीकरण पूरी तरह से पंजाब में बदले से नजर आ रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच सियासी जंग रही है, लेकिन अब यहां पर आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है, और जिसने पूरी तरह से मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बना दिया है। इन दिनों में से ही हर बार पंजाब की सत्ता पर कोई ना कोई काबिज रहा, और 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन अब 22 में और मजबूती के साथ में आम आदमी पार्टी पंजाब में नजर आ रही है। यानी इस बार
ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 10 मार्च को ही स्पष्ट होगा। और इसके पहले लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस बार पंजाब आखिर किसका होगा। और इसी बीच सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में बना दिए। बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। बाबा साहब का सपना था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। भगत सिंह ने कहा था कि केवल अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के गरीब बच्चे को और अमीर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चालू होगी। आज मुझे खुशी है कि भगत सिंह का सपना दिल्ली में पूरा हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब एक अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ एक जैसी पढ़ाई करते हैं। तो ये दिल्ली में जो पिछले 7 साल से हो रहा है, इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए, इतने शानदार गरीबों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, मन में ये आता है यार ये 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब हो तो सकता था, जब हमने 7 साल में कर दिया तो 75 साल में भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ 75 साल में? सोच के देखो, अगर आज 75 साल पहले देश के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का व्यवस्था हो जाती, अगर हमारे गरीबों के बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा 75 साल पहले से मिलने चालू हो जाती, आज देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। गरीबी दूर हो जाती, अनपढ़ नहीं रहते लोग, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता देश। टाइम 75 साल अपने खराब हो गए। इसीलिए आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऑफर कर रहा हूँ। अपने पास समय नहीं है, देश ऑलरेडी 75 साल खो चुका है। हमें राजनीति नहीं करनी, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार अपने अपने राज्य के अंदर दिल्ली जैसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना चाहती है, तो हम मनीष सिसोदिया जी को थोड़े दिन के लिए उनको लोन पे दे देंगे। दिल्ली में अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए। तो अगर देश की कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी की हो, अपने राज्य में अस्पताल अच्छे करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे करना चाहती है, तो हम थोड़े दिन के लिए सत्येंद्र जैन को उनको लोन पे दे देंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ के जीते हैं, चुनाव लड़। हम यहाँ पे कोई नेपोलियन नहीं है कि घोड़ा लेके चला था और एक के बाद एक। हमारा मकसद देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर दूसरी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े। अगर वो लोग भी अच्छा काम करके उनको वोट मिले, अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने देश है, हम तो चाहते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, अच्छे स्कूल बनने चाहिए। ये हमारा मकसद है। तो आज ये हम ऐलान कर रहे हैं, कोई भी हमसे मदद मांगेगा, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं।
पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे, देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहां से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो, 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयां, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उन भावनाओं का जो सर ने व्यक्त की हैं। और कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये कोशिश है। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें इस कोशिश के लिए सर का। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से, वो आए और यहां वोट ऑफ थैंक्स अपना प्रपोज करें। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदय, अलग अलग विद्यालयों से कार्यक्रम में भाग ले रहे हमारे माननीय विधायकगण, आदरणीय प्रधान। तो दिल्ली से आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां पर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की वो जमकर तारीफी करते हुए नजर आए और साथ ही कहा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को हम लगातार दुरुस्त कर रहे हैं और दिल्ली के स्कूलों में 12,430 नए क्लासरूम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।